वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज स्टूडेंट। अभी तक हम जो है पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को पढ़ चुके हैं और आज हम जो है व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशंस जो है क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे आपने जो है चैप्टर 1 में जो गॉस थ्योरम पढ़ी थी, गॉस लॉ पढ़े थे, उसके एप्लीकेशंस पढ़े थे। आज हम व्हीटस्टोन ब्रिज के एप्लीकेशन पढ़ेंगे। इसका पहला एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज जो है क्या जो है डिवाइस है और ये क्या करता है, देखिए इट इज़ द सिंपलेस्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। उसका एप्लीकेशन है। होता क्या है, मीटर ब्रिज एक ऐसी डिवाइस होती है जो वर्क करती है प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। और क्या काम आती है, इट इज़ यूज टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कोई कंडक्टर दे रखा है, उसका अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना है। देखिए ये कंडक्टर है जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, इसका अननोन रेजिस्टेंस मैंने एस मान लिया है, तो वो हमें निकालना है। तो उसके लिए इस डिवाइस का यूज किया जाता है। और ये होती क्या है, डिवाइस का कंस्ट्रक्शन आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इट हैज़ यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग मैग्नेटिन का वायर होता है। इसमें देखिए ये 10 से लेकर के 100 तक लिखे हुए हैं इसमें मार्क। तो 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर लॉन्ग ये वायर होता है, इसलिए इसको जो है मीटर ब्रिज कहते हैं, क्योंकि 1 मीटर लेंथ का वायर होता है। और ये जो मीटर ब्रिज है इसमें आगे जो हम देखते हैं वो क्या है कि जो इसमें वायर होता है वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है, यानी कि उसकी जो थिकनेस है वो थ्रू आउट सेम रहती है और 1 मीटर लेंथ का होता है। और एक वुडन बोर्ड के ऊपर इसको फिक्स किया जाता है और इसके 2 एंड होते हैं जिनको हम सोल्डरिंग कर देते हैं। 2L शेप जो है थिक कॉपर की जो स्ट्रिप होती है उसके, इसका नाम हमने यहाँ पर M और N दिया है। देखिए ये नाम M है और ये नाम N है। ये कॉपर की 2 स्ट्रिप है, L शेप, एक स्ट्रिप ये है L शेप, दूसरी स्ट्रिप ये है L शेप। L शेप कॉपर की 2 स्ट्रिप होती है, उस पर जो है इसको वुडन बोर्ड पर 2 L स्ट्रिप कॉपर की स्ट्रिप होती है, वो इसको फिक्स कर देते हैं। ये वर्किंग कैसे करता है, काम कैसे करता है, अभी बता देते हैं। देखिए आप वर्किंग का क्या है इसमें। आफ्टर टेकिंग आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस आर, हम क्या करते हैं पहले इसका समझ लेते हैं। देखिए आप एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ये देखो 1 मीटर लॉन्ग का वायर है और इसमें जो है ये पूरा जो एक फर्स्ट एज है, ये सेकंड एज है, यहाँ से यहाँ तक। तो 1 मीटर का जो लेंथ का वायर है वो सेकंड एज का काम करता है। और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट एज के 2 रेजिस्टेंस होते हैं उनका रेशो और दूसरे एज के 2 रेजिस्टेंस का रेशो इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें पहला रेजिस्टेंस है R, दूसरा रेजिस्टेंस S है, R/S का रेशो। और जो ये पूरी लेंथ है 1 मीटर की, उसका जो एक पार्ट का यानी कि P, एक पार्ट से बनने वाला जो रेजिस्टेंस है P, दूसरे पार्ट से बनने वाला रेजिस्टेंस जो होता है वो आपका Q है। उन दोनों का रेशो वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यही व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, उसको इसमें यूज किया जाता है। कैसे करते हैं, वर्किंग से आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए आफ्टर टेकिंग आउट ए सुटेबल रेजिस्टेंस आर, हम एक रेजिस्टेंस जो है R निकाल लेते हैं। सपोज करिए 5 ओम का या 10 ओम का या 7 ओम का, यहाँ से निकालते हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो मैंने आपको दिखाया था इसमें से निकालते हैं इसको और फिर उसके बाद टच करते हैं जोकी को एट द पॉइंट A एंड C पर। देखिए A और C इसका जो है 2 एंड पॉइंट है। A पॉइंट आपका यहाँ पर है 0 पर, ये 10 है, ये 0 है, और ये 100 पर C पॉइंट होता है। फिर एक जोकी को एक बार यहाँ टच करते हैं, यहाँ करते हैं। जोकी क्या होती है, ये जो आपका गैल्वोमीटर होता है, यहाँ से जो है एक दूसरी जो है पेन टाइप की जो एक आप ये समझ लीजिए कि कंडक्टिंग डिवाइस है जिसको जोकी कहते हैं। वो यहाँ टच करते हैं पहले A पॉइंट पर और C पॉइंट पर, फिर देखते हैं गैल्वोमीटर में इस तरह से अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अपोजिट डिफ्लेक्शन आ रहा है तो इसका मतलब जो है हमारा ऑपरेटर सही कनेक्ट हुआ है। और उसके बाद जो है ये A और C पे देखते हैं एंड अपोजिट डिफ्लेक्शन देखने के बाद इन 1 डायरेक्शन, यदि मान लीजिए डिफ्लेक्शन 1 डायरेक्शन में आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंस बॉक्स में से उसको निकालते रहते हैं, यानी कि बढ़ाते रहते हैं। अगर आपने 5 ओम निकाला और जो है डिफ्लेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से नहीं आया गैल्वोमीटर में, तो आप यहाँ से और रेजिस्टेंस जो है निकालेंगे। और जब जो है आपका रेजिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में आने लग जाए तब आपका ऑपरेटर सही माना जाता है। फिर उसके बाद जो है हम बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं, फिर उसको मूव कराते हैं जोकी को जब तक कि जो गैल्वोमीटर में 0 करंट नहीं हो जाती है, उसको हम बैलेंसिंग कंडीशन कहते हैं। जो व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल भी है वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं, क्योंकि बीच का जो है देखिए बीच में से एक जो है हमने वो कनेक्शन वायर यहाँ बनाया है, तो बीच में जो है गैल्वोमीटर लगा के जो कनेक्शन बनाएंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज यही कहता है कि उस केस में जो है पहले एज के मिड पॉइंट और दूसरे एज के मिड पॉइंट के बीच में जो कनेक्शन किया जाता है तो गैल्वोमीटर के बीच करंट जो है 0 रहती है। ये बैलेंसिंग कंडीशन है।
तो अभी यहाँ पर जो है जब हम ऐसा देख लेते हैं कि करंट जो है जीरो हो रही है तो बैलेंसिंग कंडीशन कहलाती है। और ये पी और क्यू मान लीजिए रेजिस्टेंस है किसके, ए बी पार्ट के और बी सी पार्ट के, पी और क्यू जो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ऑफ द वायर। देन जो है बैलेंसिंग कंडीशन में क्या होगा, जो पहले एज पर जो रेजिस्टेंस का रेशो है और दूसरे एज पर रेजिस्टेंस का रेशो है वो इक्वल होगा। देखिए पहले एज पर रेजिस्टेंस का रेशो क्या हो गया, यहाँ तक की लेंथ से जो रेजिस्टेंस बना वो पी, अगला रेजिस्टेंस बना आर, उनका रेशो, और दूसरे जो एज है ये वाली इसमें जो रेजिस्टेंस आर और दूसरा रेजिस्टेंस एस, इसका रेशो इक्वल रहेगा। ये हमने लिखा है। कब लिख देंगे इक्वल, ये जब करंट जीरो आएगी गैल्वेनोमीटर में। इफ द रेजिस्टेंस इन 1 यूनिट लेंथ ऑफ द वायर इज स्मॉल आर ओम है, रेजिस्टेंस मान लीजिए 1 यूनिट लेंथ जो है वायर की उसमें जो रेजिस्टेंस है मान लीजिए स्मॉल आर है, और बैलेंस पॉइंट जो है मान लीजिए एल लेंथ पर आता है। मतलब हम यहाँ ए पॉइंट से एल लेंथ तक इसको मूव कराते हैं, तब यहाँ पर जो है मान लीजिए गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो आती है, और वो लेंथ क्या है, एल है। ठीक है, ये लेंथ एल है तो टोटल लेंथ 100 है, तो 100 100 में से इस लेंथ एल घटा देंगे तो ये दूसरी जो है लेंथ आ जाएगी, जिससे रेजिस्टेंस सेकंड वाला बन रहा है। तो दूसरी लेंथ होगी 100 माइनस एल। अब देखिए कि जो एल लेंथ में हमने बोला है कितना रेजिस्टेंस आएगा। देखिए 1 यूनिट लेंथ में हमने माना है रेजिस्टेंस आर है, जो मैंने अभी ऊपर लिखा है ये। तो एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, एल इंटू आर होगा। अब जो है हमारे पास जो पी है, पी पॉइंट है, वहाँ तक हमारे पास लेंथ कितनी है वायर की, देखिए आप यहाँ तक हमारे पास वायर की लेंथ एल है, तो एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होगा, एल आर होगा। ऐसे ही जो 1 यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस आर है तो 100 माइनस एल यूनिट में कितना होगा, आर इंटू 100 माइनस एल होगा। ठीक है, तो ये हमारी क्यू कहलाएगी रेजिस्टेंस। और अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को डाल देंगे, 100 माइनस एल को और आर इंटू एल और आर इंटू 100 माइनस एल को यहाँ डाल देंगे। तो यहाँ डालने के बाद जो है आर और एस जो एज इट इज रहेंगे। अब आपको पता होना चाहिए कि जो है हम तो एस तो निकालना चाहते हैं, तो ये तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो आर है वो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम निकालते हैं, वो हमें पता होता है। तो इस तरह से हमें आर भी मालूम है, ठीक है, और एल भी मालूम है, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो देखिए एल और आर मालूम है हमें, उनकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे। इस तरह से हमारे पास अननोन रेजिस्टेंस जो है पता लग जाएगा। किसका, एक वायर का। जो मैंने यहाँ पर एक वायर का पीस लगा रखा है, इसका मुझे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। एक वायर है ऐसे मोड़ के लगाया हुआ है इन दो गैप के बीच में, तो उसका अननोन रेजिस्टेंस कितना है, वो कितनी रुकावट क्रिएट कर रहा है, वो मुझे पता लग जाएगी। ये इसका जो है वर्किंग है, यही इसका जो है पर्पज है इस पे मीटर ब्रिज का। तो मीटर ब्रिज से क्या पर्पज सोल्व होता है, हम अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं किसी कंडक्टिंग वायर का। अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, एल और आर फाइंड करके। ठीक है, अब हम अगला पढ़ेंगे। देखिए अब उसके बाद हमारी एक नई जो है वो टॉपिक है, वो है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर से को भी आपको लर्न करना है, तो नेम से याद करिए, ऐसी डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करती है। मीटर मतलब मेजर, ऐसे टेक्निक से याद करिए, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे वो पोटेंशियोमीटर। तो ऐसी डिवाइस जो मेजर करती है अननोन ईएमएफ को या पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली, उसे पोटेंशियोमीटर कहते हैं। या पोटेंशियोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है कि करंट तो लेती नहीं है सेल से, जिसका ईएमएफ ही होता है सेल का, उससे करंट नहीं लेती है, फिर भी जो है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर देती है। तो ये वंडरफुल चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, बिना जो है करंट लिए। सो इट इज एन आइडियल वोल्ट मीटर, एक तरह से ये वोल्ट मीटर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो वोल्ट मीटर ही मेजर करता है। तो पोटेंशियोमीटर जो है, ये जो पूरा सिस्टम है पोटेंशियोमीटर, एक ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस को नाप देता है बिना सेल से जो है करंट लिए। नेक्स्ट है किस प्रिंसिपल पे काम करता है। प्रिंसिपल ये देखिए 10th क्लास में पढ़ चुके हैं आप। जो लॉस होता है पोटेंशियल का, पोल मतलब लॉस जो पोटेंशियल का होता है अक्रॉस एनी पार्ट ऑफ वायर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ ऑफ द दैट पार्ट प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर कांस्टेंट। मतलब क्या हुआ, आप 10th पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होता है वायर का। तो लेंथ बढ़ने से रेजिस्टेंस जो बढ़ता है, उससे क्या होता है कि जो वायर में पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। तो पोटेंशियल का ड्रॉप किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ने से पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ये इसका प्रिंसिपल है कि लेंथ बढ़ने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, पोटेंशियल का लॉस होता है। नेक्स्ट है इसका, अब इसके एप्लीकेशन देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशन क्या है। जैसे व्हीटस्टोन का एप्लीकेशन क्या था, मीटर ब्रिज था, तो ऐसे ही पोटेंशियोमीटर के दो एप्लीकेशन है, दो यूजेज हैं। पहला यूज तो ये है कि पोटेंशियोमीटर से हम जो है इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं।
वहाँ तो निकाल रहे थे मीटर ब्रिज में हम किसी वायर का क्या रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं, रेजिस्टेंस। यहाँ हम निकाल रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, सेल का। ठीक है, कोई प्राइमरी सेल है हमारे पास जो डैनियल या लेक्लांसी सेल हो सकता है। तो ये देखिए इसका भी है वो देख लेते हैं, जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उसके बाद आपको वर्किंग बतानी है। थोड़ी सी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है, देखिए इसके अंदर जो है ये 0 से लेके 100 तक, मैंने 100 सेंटीमीटर लिखा है, लेकिन आजकल 400 सेंटीमीटर तक के भी जो है वायर होते हैं इसमें पोटेंशियोमीटर में। और ये प्राइमरी सर्किट होता है जिसमें हम एक कांस्टेंट करंट सप्लाई करते हैं RH को यूज करके, और एक बैटरी लगा देते हैं, की लगा देते हैं। और शुरू में जो है लेंथ है कि L1 निकालेंगे जब हम जो है सेल को जो है सर्किट में नहीं लेंगे। उसके बाद एक लेंथ L2 निकालेंगे जब सेल को सर्किट में ले लेंगे। ठीक है, अब ये किस तरह से होता है वो वर्किंग को हम देखेंगे। बाकी सब कुछ वही है, गैल्वेनोमीटर लगाना है, जो की लगानी है, और फिर बैलेंसिंग कंडीशन देखनी है। देखिए व्हेन वी क्लोज द की K1, ये K1 की को जब क्लोज कर देते हैं तो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करती है वायर में। हम कांस्टेंट करंट सेट कर देते हैं इसकी RH की हेल्प से, जो रियोस्टेट होता है इसकी हेल्प से। और ये इसका यूज यही है रियोस्टेट्स का, हम कांस्टेंट करंट इसमें सप्लाई करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जॉकी को मूव करते हैं, और लेट L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ है वायर की। ठीक है, और फाई पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो उस केस में क्या होगा, EMF जो सेल का होगा वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल अक्रॉस L1 एज नो करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल विद EMF E। अब ये सेल का जो EMF है वो E है, और इसमें से हमने जो है करंट जो है नहीं ले रहे हैं। जब सेल से करंट नहीं ले रहे होते हैं तो हमने आपको बता चुके हैं कि ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो EMF के बराबर होता है। तो उस केस में देखिए हमने, और ये पहले हम पढ़ चुके हैं चैप्टर 1 में कि जो है लॉस इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। यहाँ मैंने फाई लिखा है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिक्रीज कब होगा, जब लेंथ बढ़ेगी। तो लॉस इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड ग्रेडियंट। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V = φL आएगा। तो पोटेंशियल का जो लॉस होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब बात यह है कि ओपन सर्किट होता है, जब इसको हमने सेल को सर्किट में नहीं लिया है तो V जो है E के बराबर होता है, तो E = φ × L हो जाएगा। तो E = φL1 हो गया। ठीक है, L1 क्यों है, क्योंकि मैंने ये फर्स्ट लेंथ को L1 माना है जब मैंने इसको यूज नहीं किया है सेल को, तो वो लेंथ क्या है, L1 है। अब विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करते हैं हम, क्या एक रेजिस्टेंस निकालते हैं सुटेबल जो है वैल्यू का, और क्लोज करते हैं की K2। अब K2 क्लोज कर दिया तो सेल किस में आ गया, सर्किट में आ गया, इसमें से करंट फ्लो करेगी फ्रॉम द बैलेंस पॉइंट फॉर द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब जो है क्या करते हैं, फाइंड करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V निकालते हैं। अब V क्यों बोला है मैंने यहाँ पर, क्योंकि अब जो है सर्किट में जो सेल है वो डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में जो V है वो φ × L2 होगा, क्योंकि पोटेंशियल का ड्रॉप तब भी हो रहा है, तो इसलिए φ × L2। और यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप कब, जब सेल सर्किट में नहीं लिया है। तो दो आपको इक्वेशन निकालनी है पोटेंशियल ड्रॉप की, और उसके बाद जो है डिस्चार्ज वाली इक्वेशन आपको थर्ड लेनी है। थर्ड इक्वेशन देखो इससे क्या बनेगी, इसमें हमने जो है इंटरनल रेजिस्टेंस R को अलग करना है, क्योंकि ये हमारा टॉपिक है, इंटरनल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, उसको आपको अलग करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जब आप अलग कर लेंगे तो ये इक्वेशन थर्ड बन जाएगी। तो 3 इक्वेशन है, 2 तो पोटेंशियल ड्रॉप की, तीसरी इंटरनल रेजिस्टेंस की। उस इंटरनल रेजिस्टेंस की थर्ड इक्वेशन में दोनों की जो वैल्यू को डाल देंगे, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को डाल देंगे, और ओम्स लॉ से जो है I = V/R कर देंगे। तो मेरे पास जो है फाइनल जो है R की वैल्यू ये आ जाएगी। देखिए φL1 φL2, ये φL2 हो गया, और R मेरे पास स्मॉल की वैल्यू ये आ गई, फाई कैंसिल हो गए हैं। तो इस तरह से आपको पता है L1 L2 हम निकाल लेंगे, वो तो मेजर कर लेंगे यहाँ से, और R जो है रेजिस्टेंस बॉक्स में जो निकालेंगे वो डाल देंगे। तो ये हमारे सब पास सब नॉन हो गए, तो अननोन रेजिस्टेंस R जो है सेल का निकल जाएगा। तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यू वी कैन फाइंड स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये था एक एप्लीकेशन पोटेंशियल मीटर का। दूसरा एप्लीकेशन और देखते हैं कि पोटेंशियल मीटर और क्या काम आता है। पोटेंशियल मीटर को हम जो है 2 सेल दे रखे हैं, उनका EMF हमें कंपेयर करना हो तो उसके लिए भी काम आ जाता है। कंपेयर से मतलब एक सेल का EMF दूसरे का कितना टाइम्स है। किसी का सेल का EMF ज़्यादा होता है, किसी कम होता है, तो ज़्यादा वाला दूसरे का कुछ टाइम्स तो होगा ही। तो 2 सेल जैसे मान लीजिए, एक लेक्लांसी सेल है, एक डैनियल सेल है। तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ तक जो है पेपर में क्वेश्चन आता है तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, और ये जो है इसकी वर्किंग है, उसकी जो पहली इक्वेशन है यहाँ तक सेम आपको लिखना है। अब सेम क्यों लिखना है, देखिए जब हम सेल जो है E1 को सर्किट में लेते हैं तो वैसे तो जो है सेल डिस्चार्ज होता है। अब सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो क्या होता है कि
पोटेंशियल डिफरेंस जो है V इक्वल टू E माइनस आई आर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, सेल को सर्किट में लेने के बाद भी, यानी कि यहाँ प्लग की लगाने के बाद 1 और 2 के बीच में की लगाने के बाद भी हम क्या करते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि हम दोबारा से एक बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं। ठीक है, प्राइमरी सर्किट वाली बैलेंसिंग कंडीशन नहीं लेनी है आपको, जैसे ऊपर ली थी आपने। यहाँ पर की लगा के बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं। अब जो बैलेंसिंग कंडीशन आएगी E1 को सर्किट में लेने के बाद, जब करंट फ्लो नहीं कर रही, बैलेंसिंग कंडीशन का मतलब करंट फ्लो नहीं कर रही, तो जो सेल से करंट नहीं जा रही, सेल से करंट नहीं जा रही, तो ये ओपन वाली कंडीशन हो गई, दोबारा से ओपन वाली हो गई, तो फिर जो है ये इक्वेशन आएगी फिर E इक्वल टू 5L1। तो यहाँ तक आपको सेम लिखना है, बस ये लिखना है कि जो है सेल 1 को सर्किट में लेते हैं और जो है बैलेंसिंग कंडीशन निकालते हैं। उस केस में जो E1 है वो 5L1 के बराबर होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको ये जोड़ना है यहाँ से, सिमिलरली वी प्लग द जो है की बिटवीन जो टर्मिनल 2 एंड 3। अब सर्किट में जो है सेल E2 आ जाता है, अब भी करंट फ्लो होती है, लेकिन फिर दोबारा से हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग कंडीशन लेते हैं, तो फिर करंट फ्लो नहीं होगी। करंट फ्लो नहीं होगी तो फिर दोबारा ये इक्वेशन आएगी E2 बराबर 5L2। तो ये इक्वेशन 2 बार यूज होती है, तो E2 बराबर 5L2 आ जाएगा। इन एंड गेट द बैलेंसिंग लेंथ सच दैट नो करंट फ्लो थ्रू द। अब देखिए AG मैंने लिखा है AG, ये देखिए AGJ2, AGJ2 ये हो गया, ये देखिए यहाँ पर। और पहले वाले में क्या बोलेंगे, AGJ1 वाला सर्किट अब हो गया AGJ2 वाला सर्किट। तो ये सर्किट है AGJ2 वाला, उससे हम जो है E2 निकालेंगे, वो 5L2 कहलाएगा। फिर दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो E1 E2 का रेशो आ जाएगा, और E1 E2 का जो रेशो आ रहा है उससे L1 L2 आ जाएगी, 5 कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद हमारे पास L1 L2 पता हो जाती है, क्योंकि मेजर कर लेते हैं लेंथ हम। और फिर जो है एक सेल का हमें ये मालूम होता है पहले से, और दूसरे का फिर हम निकाल सकते हैं जिसका हमें मालूम नहीं होता है, तो वी कैन फाइंड द अदर। तो दिस वाज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। स्टूडेंट, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।